विश यू द बेस्ट ऑफ द मॉर्निंग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। सुबह की शुरुआत हो गई है और ये जो सुबह की शुरुआत होती है ना, बहुत सारी आशा और उमंग हमारे भीतर संजोए रखती है। जी हाँ, और उस आशा और उमंग को धीरे धीरे हम अपने पूरे दिन में खर्च करते हैं, इस सोच के साथ कि हमारा ये दिन शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। और ये बेहतर से बेहतरीन कब बनता है? जब आपके विचार बहुत बेहतर हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बेहतरीन विचारों को बेहतर करने में जो सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करता है वो वैसे महापुरुष के अनमोल वचन है या उनके कथन है जिनके सानिध्य में हम लगातार रहते हैं। जी हाँ, आज जो विचार हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो विचार हैं स्वामी विवेकानंद के। तो हम आपको विचार दिखाएं उससे पहले आपसे मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि हम हर रोज़ जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले चाहते हैं कि हम सब अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को लगातार बरकरार रखते हुए आगे बढ़ें। ऐसे में एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है शिक्षा। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ उस पूर्णता को व्यक्त करना है। जी हाँ, उस पूर्णता को व्यक्त करना है जो हम मनुष्यों के पास पहले से मौजूद है। और ये पूर्णता को व्यक्त करने में विचार जो है एक बहुत बड़ा माध्यम होते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने ये भी कहा है कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। चलिए इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस विचार पर एक नज़र डालते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आज इस स्टूडियो में मौजूद हैं प्रिंस कुमार राजू जी, जो कि एक समाज सेवी है पेशे से। इनका कारोबार वेटनरी मेडिसिन का है, लेकिन ये समाज में ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम आपका इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और डीडी बिहार के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जी, प्रिंस जी, आपसे हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि आपका एक अच्छा खासा कारोबार चल रहा था वेटनरी मेडिसिन का, बहुत स्कोप भी है इसमें, लेकिन इस समाज सेवा के क्षेत्र में आने का अचानक से आपके मन में ऐसा क्या भाव आया, क्या आपने सोचा, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, समाज सेवा जो कोई एक दिन का काम नहीं है, और कहते हैं ना कि हम जब आते हैं धरती पे तो हमारा जो कर्म होता है वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध से जुड़ा होता है। और प्रारब्ध में हम क्या थे और क्या हम बन के आए यहाँ, तो ये एक उसी के आधार पर हम लोग कर्म करते हैं यहाँ पे धरती पे। तो अनायास में एक याद आ गई बात हमारी, मैं एक बताना चाहूँगा आपको कि ये कोई काम सेवा का आज से नहीं कर रहे हैं। जब मैं बचपन में, जब मैं 4-5 वर्ष का था, तो उसमें क्या हुआ था कि मैं नानी माँ के यहाँ मैं पला, क्योंकि हमारी माँ एक वर्ष में ही गुजर गई थी। और मैं वहाँ पे हमारी नानी के माँ के यहाँ मतलब गांव में एक फूस का घर हुआ करता था। तो और हमारे जो मकान जो समस्तीपुर में है वहाँ पे एक मतलब पक्के मकान था, खपड़ेल मकान था। तो मैं वहाँ पे जब वहाँ बारिश होती थी तो वहाँ क्या होता है कि जब फूस के मकान में बूंदें टपकती हैं, तो मैं नानी माँ को बोला कि ऐसा करते हैं, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं जिस तरह से पौधे को एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे खुरपी से उसको थल्ला की तरह काट के मैं घर पे यहाँ पे तुम्हारे साथ ला दूँगा। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि जहाँ भी मुझे महसूस होता है कि कहीं किसी की कोई चीज़ ज़रूरत है और मेरे पास है, तो मैं वहाँ पे उनको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और सामाजिक कार्य में मैं लगभग 20 वर्षों से हूँ, और मैं पटना में 2012 में आया, और कर लगभग 2017 से पटना में एक सामाजिक संगठन बना के एक ट्रस्ट के माध्यम से लोगों तक मैं ये सेवा कार्य कर रहा हूँ। आप एक समाज सेवी हैं, आपने कैसे शुरू किया अपना सफ़र, हमें बताया, क्या सोच थी आपकी, यह आपने हमें बताया। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो ट्रस्ट है या जो आप जितने लोगों के साथ मिलकर आप जो काम करते हैं, किस तरीके से आप लोगों की सहायता करते हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, मतलब जो समाज सेवा में काम करने कोई 2-3-4 वर्षों से नहीं, लगातार करीब 20 वर्षों से कर रहे हैं। जब भी मैं व्यवसाय शुरू किया उसके बाद जहाँ भी मुझे महसूस हुआ कि किसी लोगों को कोई ज़रूरत है और मुझे जानकारी मिली, मैं वहाँ पे चाहे किन्हीं की शादी, लड़कियाँ की शादी करनी हो, या कोई बच्चों को पढ़ाई के लिए हो, या किन्हीं के हॉस्पिटल्स में पैसे की ज़रूरत हो या दवा की ज़रूरत हो, मैंने पूरा प्रयास करता रहा कि उन लोगों तक हम लोग उनको सेवा दे सकें। 2017 से हम पटना में, 2012 में पटना आए, और 2-3 साल तो हमें समझने में लगा पटना में, क्योंकि मेरा व्यवसाय
समस्तीपुर से चल रहा था और मेरा व्यवसाय झारखंड और बिहार में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और आगे ऊपर वाले की कृपा रही तो आगे चलता रहेगा। तो 2017 में हमने ट्रस्ट का मतलब 9 लोगों से ट्रस्ट को मतलब बनाया, जो आशीर्वाद सेवा समिति ट्रस्ट के नाम से है, और अभी हमारे साथ करीब 900 लोग जुड़े हुए हैं और अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से हम लोग जुड़े रहते हैं आपस में। और लास्ट 2-3 वर्षों में तो कोविड काल का तो बैठक करना मुश्किल था, तो हम लोगों ने ऑनलाइन जूम ऐप पे लोगों से अपने आपस में मिलते रहे और जहाँ भी जानकारी मिली कि लोगों को सेवा करनी है। और कोविड के पहले भी अगर मान लीजिए आप देखिए कि जाड़े में लोगों को कंबल पहुँचाना, बच्चों को गर्म कपड़े पहुँचाना, और जहाँ पे अलाव की ज़रूरत होती है खास करके पटना में और वैसे जगहों पे जो लोग रोड पे सोते हैं, जो ठेला चालक हैं, जो रिक्शा चालक हैं, उनका कोई आशियाना नहीं होता और वहाँ पे कड़ाके की जब ठंड पड़ती है तो वहाँ पे अलाव की बहुत ज़रूरत होती है। और लकड़ी समझ सकते हैं गांव में ही मिलता है, शहरों में मिलता नहीं, बहुत कम मिलता है और महंगा मिलता है। तो मेरा प्रयास था कि जहाँ मेरा समस्तीपुर मेरा जो पैतृक स्थान है और मैं वहाँ से करीब 50 कुंटल 100 कुंटल के मात्रा में अपनी गाड़ी से लकड़ी मंगवाता हूँ और पटना के विभिन्न क्षेत्रों में मैं अलाव की व्यवस्था करवाता हूँ। रात में हमारे लोग निकलते हैं और हर जगह चौक चौराहे पे, हॉस्पिटल्स में, जहाँ भी मतलब लोग ठहरते हैं, बस स्टैंड में या स्टेशन पे, वहाँ हम लोग अलाव की व्यवस्था करवाते हैं जाड़े में। गर्मियों में भी शीतल जल की व्यवस्था करवाते हैं वाटर कूलर के माध्यम से या फिर प्याऊ के माध्यम से। ये गर्मियों में और जाड़े में चलती रहती है। बरसातों के मौसम में आप देखेंगे जब त्रासदी होती है, जब मौसम प्रतिकूल होता है, तब एक समाज सेवी के लिए और या लोगों के लिए बहुत कठिन परिस्थिति आ जाती है और वहाँ पे एक समाज सेवी का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि हम कुछ लोगों को कर सकें। और वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में लोगों की ज़रूरत महसूस होने लगता है कि हमें कुछ की ज़रूरत है। तो हमने जैसे बाढ़ की समस्या 2-3 साल 4 साल पहले आई थी, हम लोगों ने यहाँ नहीं कन्हौली बॉर्डर, नेपाल के बॉर्डर तक हम लोगों ने 1 ट्रक अनाज का पैकेट बना के लोगों को कपड़े, पानी, नाश्ता का पैकेट बना के हम लोगों ने कन्हौली बॉर्डर तक पहुँचाने का काम किया था। हम लोग रूनी सैदपुर सीतामढ़ी के जगह में हम लोग गया था और सहरसा के क्षेत्रों में, क्योंकि जो बाढ़ग्रस्त एरिया है वहाँ भी हम लोग जाने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया जो जाड़े, गर्मी और बरसात का मौसम। अभी कोविड काल में भी हम लोगों ने बहुत लोगों को जितना हो सका हम लोग सेवा की और जानते हैं कि अब पूरे देश जानता है कि कोविड काल में करीब लाखों लोग प्रवासी मजदूर अपना बिहार आए और उनको उनके खाने की व्यवस्था में दिक्कत थी, जाने की व्यवस्था थी, उनको पैसे की कमी थी। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया उनको हम लोग सहयोग करें। बिल्कुल, प्रयास करते रहना चाहिए और मुझे लगता है हर व्यक्ति को प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम एक समूह में जो लोग हैं उनके जीवन में अगर कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं तो कम से कम एक व्यक्ति जो हमारे आसपास ज़रूरतमंद है उसके जीवन में तो हम बदलाव ला ही सकते हैं। आपका जो व्यवसाय है उससे जुड़ा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे यहाँ पे। आप वेटनरी मेडिसिन का आपका कारोबार है। अगर हम सड़कों पे देखें, जब हम कहीं भी पूरे भारत में हम कहीं भी गुजरते हैं तो हमें स्ट्रीट डॉग्स दिख जाते हैं, हमें सड़कों पर चलती हुई गाय या अन्य मवेशी दिख जाते हैं। ऐसे में उन्हें कई बार चोट लग जाती है या वो जब सड़कों पे होते हैं तो उन्हें चोट लग जाती है या वो बीमार हो जाता है या अभी गर्मी का मौसम है, लू भी लग जाती है, कई बार पशुओं को भी हीट स्ट्रोक लग जाते हैं। ऐसे कंडीशन में चूँकि आपका व्यवसाय है तो उससे जुड़ा आप कुछ करते हैं इन पशुओं के लिए? देखिए, पशुओं वो व्यवसाय पशुओं का है और मेरा जो पशुओं को मेडिसिन हम देते हैं तो ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हम अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोडक्ट दें अपने किसान को। और क्योंकि मवेशी कुछ बोलता नहीं है और उन्हें जो दवा दिया जा रहा है वो कितना का है, कैसे है, वो हमारे किसान को महसूस होता है। तो मेरा प्रयास होता है कि अच्छी गुणवत्ता वाली हम प्रोडक्ट दें जो हमारे किसान ठगाए नहीं और हमारे मवेशी को अच्छा से काम करे वो। अब रही बात की जो आवारा पशु हैं या सड़कों पे घूमते रहते हैं उनकी व्यवस्था की बात, तो निश्चित रूप से आपने अच्छा कहा और मैं बताऊं कि आशीर्वाद सेवा समिति ट्रस्ट का अगला प्लान यही है कि एक हम गौशाला बनाने की व्यवस्था, या फिर आवारा पशु घूम रहे हैं या जो अनाथ हैं उनको मतलब कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, उनका कोई आश्रय नहीं मिल रहा है, वैसा हम व्यवस्था करीब हम अभी उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कोई पटना से 10-15 किलोमीटर इंटीरियर में हम लोग एक जगह भी ली है और मेरा प्रयास है 2-3 साल में इसको हम आगे करें कि हम लोग एक गौशाला के रूप में या फिर अनाथाश्रम जिस तरह से होता है उस तरह से मवेशियों के लिए जो किनका कोई पालने वाला नहीं है उनको हम लोग वहाँ इकट्ठा करके हम लोग उनको पूरा सेवा देने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो ये पाइपलाइन में है जी। आगे आप इसके ऊपर काम करेंगे। एक कोरोना वॉरियर के रूप में भी आप उभर कर आए। जब कोरोना का पहला वेव हमने देखा, जब लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने प्रदेश वापस लौट रहे थे या जो दिहाड़ी मजदूर थे उनके पास पैसे नहीं बचे थे कि वो अपने 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर सके, उस कंडीशन में आप बहुत तत्परता से लोगों के समक्ष आए
क्या आपको अंदर से भय डर नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त हम सब कमोवेश एक ही मनोस्थिति से गुजर रहे थे कि हमें खुद को बचाना है, कहीं हम प्रभावित ना हो जाएं इससे? क्या उस वक्त आप सोच रहे थे? जी, बहुत आपने ये सही बताया कि इतना डर था। और मैं जब बताऊं, जो पहला कोविड आया उसमें लोग तो घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन हमने बता दूं कि मैं लगभग हमारी टीम और मैंने कब 30 से 35 दिन तक सड़कों पे लोगों को खाने देने का काम किया। जितने भी ठेला मजदूर के लोग थे, जितने भी हॉकर बंधु थे जो हमारे पेपर बेचते हैं, और जो भी मतलब सामान्य परिवार के लोग हैं, उनके सामने जीवन यापन करने की बहुत सारी समस्या आ गई थी। और हम लोगों ने वहाँ पे बेहिचक, बिना डर भाव के और बचते हुए भी, हमने सैनिटाइजर लगाते हुए, मास्क पहनते हुए, आपस में दूरी बनाते हुए हम लोगों ने सहयोग किया। और मैं एक बता दूं कि जब सेकेंड वेव आया, अब इतना भयानक स्थिति थी उस समय, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का और अपने सहयोगियों का कि उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया हमें। और मैं बता दूं कि हमारी पत्नी, क्योंकि ट्रस्ट से जब हम लोग जुड़े, स्वाभाविक मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, हमारे सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो सेकेंड वेव जब आया तो घर में जितने लोग होम क्वारंटाइन थे, उनके यहाँ सबसे बहुत ज़रूरी था कि खाना कौन बनाए, क्योंकि घर में 4 मेंबर हैं तो चारों के चारों बीमार हैं। कोई बाहर कुछ सामान ला नहीं जा सकते हैं, कोई किसी से कुछ मंगा नहीं सकते हैं, और कोई किसी के बगल के, मैंने यहाँ तक पड़ोसी, एक दूसरे पड़ोसी तक, मैं दरवाजे तक जाने के लिए नहीं चाहते थे। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने पेपर में लोगों को बताया, पेपर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, हमारी पत्नी जी ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, और उन 3-4 महिलाओं के ग्रुप के साथ मतलब डेली कम से कम 50 से 100 लोगों का रोटी और सब्जी, हम सिंपल खाना, क्योंकि बीमार लोग रहते थे, बीमार लोगों को खाना देना, जो बीमार हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको हम लोगों ने घर तक पहुंचाने का काम किया। और लगभग उतने डर, और क्योंकि गवर्नमेंट की भी पॉलिसी थी कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने ट्रस्ट के माध्यम से अपना आई कार्ड दिया, और उन लोगों को, हमारे प्रशासन का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सहयोग भी किया हम लोगों को। और हम लोग करीब 1000 घरों में मैं 2 सुबह शाम खाने पहुँचाने का काम हमारी पत्नी के माध्यम से हुआ और हमारे टीम के माध्यम से हुआ। और ये डर तो था, लेकिन जब कुछ करने की भावना होती है तो डर खत्म हो जाता है। और जैसे आपने तुरंत अभी कहा था, जो आज का विचार है कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए, जो डर गया वो मर गया। तो निश्चित रूप से ये भी बात है, जो कोविड से जो डरा, कहीं ना कहीं कुछ उनके साथ घटनाएं हुई, तो एक डर का बहुत बड़ा माध्यम था कि अंदर से हम कितना कॉन्फिडेंस है, कितना मेरा आत्मबल मजबूत है, ये बहुत मायने रखता था। और आप देखें कि बहुत लोग डर से भी अपना जीवन को समाप्त कर चुके। तो निश्चित रूप से कोविड भयावह स्थिति हुई, और कोविड जो से मतलब लापरवाह नहीं होना चाहिए, डरना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए कि हम अपने आप को ख़त्म कर लें। और जो सहयोग की भावना है, जब हमारे प्रशासन के लोग, जब हमारे सरकार के लोग जब लोगों को सेवा कर रहे हैं, तो एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास जो है, जो हमारे अगल बगल के लोग हैं, उनको ज़रूरत के हिसाब से उनको सहयोग करें। और ये तो इस कोरोना में तो ये सिखा दिया कि इतना आत्मीयता खत्म हो गई थी कि अपने घर के लाश को लोग खुद नहीं छू रहे थे। वैसे परिस्थितियों में हमारे बहुत सारे समाज सेवी, मैं उनको नमन करता हूं, जिन्होंने बहुत सारे लाशें को अपने कंधे पर ले जाके उनको अंतिम विदाई दी, और मैं उनको नमन करता हूं ऐसे समाज सेवी को। और वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो सारे समाज सेवियों को मैं, जो उन्होंने, और मैं ही नहीं, करीब हज़ारों की संख्या में पूरे बिहार में, पूरे देश में लोगों ने एक दूसरे को सहयोग किया, और सरकार के साथ मिलके, और सरकार का भी सहयोग मिला, जो आज ये इतनी बड़ी त्रासदी से हमारा देश उभर पाया। बिल्कुल, सबका सहयोग था एक दूसरे के लिए। हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी थी, पूरा स्वास्थ्य विभाग, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, हमारे साथ खड़ा था। अच्छा, ये तो हो गई बात कि आप अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के लिए, उनके लिए अब क्या करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो दिव्यांगों का है। उन्हें सहायता की ज़रूरत है हम सब के लिए, क्योंकि वो हम सबसे बहुत विशेष हैं। जी, आप क्या करते हैं उन लोगों के लिए? देखिए, दिव्यांगों का जब मैं 2 साल पहले कुछ सामाजिक काम करने के लिए एक मन में भावना भी आती है, कुछ राजनीतिक से भी जुड़ा हुआ मैं, तो मैं समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड में मैं जिला परिषद की चुनाव के लिए मैं सोचा था कि मतलब वहाँ के लोगों का डिमांड था कि आप सर यहाँ पे आइए। तो मैं उस समय वहाँ पे क्षेत्र का दौरा किया, तो मैं देखा कि गांव में इतनी मतलब लोगों की ज़रूरत है, और इतने लोग परेशान हैं, और ख़ास करके दिव्यांग जो मतलब उनके पास भगवान सूझबूझ दिया है, सब कुछ दिया है उनके पास, लेकिन एक सामर्थ्य नहीं, उनके पास हाथ पैर नहीं है, और किसी न किसी रूप से वो हमारे दिव्यांग भाई को कहीं ना कहीं जाने के लिए बहुत दिक्कतें होती है, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, फ्रीडम उनके पास नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमने ट्राईसाइकिल देने का अभियान शुरू किया, और लगभग 1 दर्जन लोगों को हमने वहाँ ट्राईसाइकिल दिया,
और पटना में भी मतलब कुछ लोगों को ट्राईसाइकिल देने का प्रयास किया। और जो कृत्रिम अंग होते हैं उन पर भी मेरा प्रयास रहता है कि उनमें भी दे के उनको अपने वो स्वावलंबी बन सके, अपने पैर पर चल सकें और अपने हाथ से वो लिख सकें, पढ़ सकें और वो अपने साथ कोई काम करने के लिए सहयोगी बन सकें। इसलिए उनको कृत्रिम अंग का भी मैं प्रयास करता हूँ देने का। और ट्राईसाइकिल देने से क्या होता है कि वो फ्री होकर कहीं ना कहीं जाकर जाने आने में उनको सुविधा होती है और वो आज़ाद होकर चल सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जिन्हें हम गुदड़ी के लाल कहते हैं। लेकिन उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। जो उनका होता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, जो उनका एम होता है, एम्बिशन होता है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं सकते क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होता है। आपकी तरफ से उनके लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि ये वो वैसे बच्चे होते हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो बहुत खूबसूरती से, बहुत प्रखरता के साथ अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। जी देखिए, मेरा ये प्रयास रहता है कि जो बच्चे निर्धन हैं और मेधावी हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी मिलती है और उन्हें पढ़ाने का पूरी व्यवस्था करें और उन्हें हम लोग छात्रवृत्ति के रूप में पैसे भी देते हैं। और हमारी टीम उनके लिए मतलब जो पढ़ने लिखने में जो दिक्कतें आती हैं, जो मतलब किताब हैं, मतलब कोई गजट हैं, उनको हम लोग उनको देने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए ऐसा है कि मतलब वो बड़ा मापदंड कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि कौन से लोग कैसे हैं, क्योंकि अभी के दौर में बहुत सारे मतलब गलतफहमी के लोग शिकार भी होते हैं कि भाई चलो वहाँ जाना है, इससे हमको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ होता नहीं है। हम लोग पता करते हैं कि भाई गांव में जो बच्चे हैं जिन्हें की जानकारी मिली कि वो सही में मेधावी और पढ़ने लिखने वाले हैं, तो उनको निश्चित रूप से हम लोग को सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप से भी हो और या फिर कहीं एडमिशन कराने में ज़रूरत पड़ती हो कि भाई उनको एडमिशन, जैसे गांव के लोग हैं उनको शहर में एडमिशन नहीं हो पा रहा है और हमारे कुछ जानने वाले हैं, अगर मान लीजिए सही मायने में वो पढ़ने वाले हैं और उनको वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होती है, तो हम लोग प्रयास करते हैं उनको कहीं अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दें और उनको छात्रवृत्ति के रूप में उनको कुछ पैसा आर्थिक सहयोग करें ताकि वो अपने आप पर पढ़ लिख के अपने स्वावलंबी बन सकें और अपने पैर पर खड़ा हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल, स्वावलंबी बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके बाद महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है। महिलाएं खुद भी बहुत कुछ अपने लिए करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो शिक्षित नहीं है या उनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है। उनके लिए आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे वह स्वावलंबी हो सके, आत्मनिर्भर हो सके? देखिए, अभी जो आशीर्वाद सेवा समिति ट्रस्ट के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं और अभी ये 2-3 साल का जो दौर रहा उसमें काफ़ी हम लोग व्यस्तता रही इसी में। जो लोग मतलब जो चीज़ का जिस चीज़ का ज़रूरत है, अभी जैसे ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत थी इस साल और ऑक्सीजन में हम लोग 2-3 महीने इतना परेशान लोग हुए ऑक्सीजन की के लिए, वो आप जानते हैं। और ऑक्सीजन की हम लोगों ने पूरा व्यवस्था की, सिलेंडर हम लोगों ने घर तक पहुंचाने का काम किया, ऑक्सीजन हम लोग फ्री देने का काम किया। और ऑक्सीजन क्यों ज़रूरत पड़ी, जो आज पर्यावरण आप देखते हैं कि इतना बुरा स्थिति हो जी, आज इतनी गर्मियाँ होने लगी है, इतने लोग गिर रहे हैं, लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ वृक्षारोपण कम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी 2-3 महीने जो पिछले साल करीब 5000 पेड़ लगाने का काम किया और पूरे बिहार के अन्य क्षेत्रों में, पटना शहर के बाद भी समस्तीपुर जिला में हो, मुजफ्फरपुर में हो, पूर्णिया में हो, बहुत सारे जिलों में हमने 5000 पेड़ लगाने का प्रयास किया और वहाँ पे वो उसको संरक्षण भी किया। क्योंकि संरक्षण के लिए इसलिए करना जरूरी होता है कि पेड़ तो लगा के लोग चले जाते हैं, लेकिन संरक्षण नहीं उनका नहीं होता है, तो फिर वो फिर अगले 2-3 महीने में पेड़ खत्म हो जाते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहा कि हम वहीं पेड़ लगाएं जो 5 ही लोग कोई पेड़ लगावें, लेकिन उसकी सुरक्षा कर सकें। कोई हॉस्पिटल, कोई मतलब अपने मकान में हो, कोई अपने दरवाजे के पीछे हो, अपने कोई सरकारी कार्यालय वहाँ पे हो, हम लोगों ने ऐसा इस तरह से जगह को चिन्हित करके हम लोगों ने पेड़ लगाने का काम किया। करीब 5000 पेड़ हम लोग लगवाया है और जो पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें। तो मेरा एक तो ये भी 2-3 साल के अंदर में ये रहा कि भाई पर्यावरण के प्रति हम काम करें, ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और अभी मैं बताऊं कि एम्बुलेंस, जो पिछले कोविड में एम्बुलेंस की इतनी त्रासदी हुई और हमारे लोग इतने आर्थिक शोषण के शिकार हुए एम्बुलेंस से, कि आप सुने होंगे और आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि अगर 100 किलोमीटर जाना हो पटना से या 100 किलोमीटर आना हो पटना के लिए तो करीब 10 से 15 हज़ार रुपया लोग लेते थे एम्बुलेंस वाले। बिल्कुल। और इतनी ज़रूरत थी एम्बुलेंस की, तो हम लोगों ने अपनी टीम के साथ बात किया और सभी टीम के लोग सहयोग किया और हम लोगों ने 2 एम्बुलेंस पूरे बिहार को देने का काम किया। और बिहार में किन्हीं की कोई ज़रूरत है वो सिर्फ अपना पेट्रोल उसमें डालें और वो फ्री सेवा ले सकते हैं एम्बुलेंस से। तो ये मेरा अभी जो फिलहाल काम चल रहा है कि एम्बुलेंस की सेवा हम लोग सेवा समिति ट्रस्ट के माध्यम से दे रहे हैं। और ऑक्सीजन की सेवा हमारे पास करीब 25 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास अवेलेबल रहता है 24 आवर के लिए। कहीं भी किसी की ज़रूरत हो वहाँ पर ले सकते हैं, वहाँ जा सकता है। और पर्यावरण में भी काम कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए भी निश्चित रूप से आपने जो बताई, ये हमारे
प्लान में है कि उनके लिए हम सिलाई मशीन की व्यवस्था कराएं, उनकी सिलाई की ट्रेनिंग दें, ताकि उनका वो स्वावलंबी बन सकें और कुछ अपने आप पे कुछ काम कर सकें। बिल्कुल, ये तो हो गई कि आप क्या क्या कर रहे हैं। जी। आपने एक दो बातों का जिक्र भी किया कि आने वाले भविष्य में, इसके अलावा और क्या कुछ आपके प्लान में शामिल है जो आने वाले भविष्य में आप अपने कार्यों में शुमार करना चाहेंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर सकें, उन तक पहुंच बना सकें अपनी? देखिए, जब कुछ ज़रूरत जहाँ महसूस होता है वहाँ हम पीछे नहीं हटते हैं अपने आप। मतलब ये कोई हमारा विज़न ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर दें तो ये होगा, क्योंकि क्या है कि अब देखिए ज़रूरत के हिसाब से कुछ प्लान बनता है। और अभी हमने पहले आप बता चुका हूँ कि मैं गौशाला के लिए आगे प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जो एक पशु आवारा पशु घूमते रहते हैं उनके लिए एक मेरा प्लान है, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और आगे निश्चित रूप से महिलाओं के लिए आपने चर्चा की, महिलाओं पर मैं काम करूँगा। और देख, काम में कोई कमी नहीं है कि जितना काम कर सकते उतना कम है। और सरकार भी काफ़ी अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मतलब योजनाएं हैं या फिर बिहार सरकार की योजनाएं हैं और जो सरकार चल रही है और सरकार व्यवस्था दे रही है, ये पर्याप्त है। अगर निश्चित रूप से उनको वहाँ तक अगर काम समझ में आ जाए तो ये निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि लोगों का जिम्मेवारी बनती है कि जो सरकारी योजना है और वहाँ तक वो पहुँच जाए तो वही काफ़ी हो सकता है। लेकिन वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे नागरिक हैं, वो उतना मतलब एजुकेट नहीं हो पाते हैं या उनका अभी माइंडसेट नहीं हुआ है कि जिस तरह से अब हमारी गवर्नमेंट की भी योजनाएं आ रहे हैं, जैसे कि सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, आप कहीं भी किसी साइड में जा सकते हैं, कोई सुविधा ले सकते हैं। तभी भी आप देखें कि गाँव में 80% लोग इससे भागते हैं। 80% लोग इससे ऑनलाइन से मतलब कि चाहते नहीं, इन्हें ऑनलाइन कौन करने जाएगा। तो ये निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि के लोगों का कार्य है या हमारे समाज सेवियों का काम है कि लोगों को जागरूक करें और उनका हक और उनका जो अधिकार है और जो उनकी सुविधाएं हैं उनको दिलाने का काम करने चाहिए। और हम यही अगर हो गया तो समझिए बहुत बड़ा समाज ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो योजनाएं चलाई जाती है, चाहे राज्य स्तर की हो चाहे सरकार केंद्र स्तर पे कर रही हो, कई बार हमें सही सटीक जानकारी नहीं मिल पाती या हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लिए इतनी सारी योजनाएं हैं कि अगर हम उन योजनाओं का सिर्फ लाभ उठाएं तो हमें बच्चों को पढ़ाने में परेशानी आएगी, ना हमारी बेटियों के विवाह में परेशानी आएगी, ना हमारे हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमें पैसे की परेशानी होगी, ना हमारे इलाज के लिए परेशानी, ना आवास के लिए परेशानी। हर तरीके से सरकार हर संभव सहायता के लिए कई सारी योजनाएं बना रही है और ये बहुत अच्छा आपकी तरफ से किया जा रहा है कि आप लोगों को बता रहे कि सरकार आपके लिए क्या क्या योजनाएं चला रही हैं और कैसे आप उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, खुद को लाभान्वित कर सकते हैं। ये बहुत सटीक बात है। चलिए, इन सारी बातों का अगर हम सारांश निकालें अभी यहाँ पे, तो यही है कि आप जब जिसको जैसे ज़रूरत आपको दिखती है कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जब जैसे आप उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। आप अपनी पूरी टीम के साथ, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपने ये भी बताया कि आपका परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। इन सब बातों के बीच हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे तमाम दर्शक जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे आप किस तरीके से आप अपनी बात रखना चाहेंगे? जी, देखिए, मतलब हम यही कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से और सभी तमाम अपने लोगों से कि भगवान हमें कुछ दिया है तो हम उस चीज़ को उपयोग करें और कुछ अपने अगल बगल के लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी देने का प्रयास करें। और मैं एक बात बताऊं कि कहावत है कि जो अपनी रोटी खुद खाते हैं वो हमारी प्रवृत्ति होती है। अपने रोटी के हिस्से हम खुद खाते हैं, वो हमारी प्रवृत्ति है। और हम दूसरे की रोटी को छीन के खाते हैं, वो विकृति है। और अपने हिस्से की रोटी को मिल बांट के खाते हैं, वो हमारी संस्कृति है। तो ये संस्कृति के आधार पर जब हम अपने हिस्से की रोटी भी हम खुद खाएं तो प्रवृत्ति हमारी हुई, और दूसरे के छीनने की बात हुई, वो विकृति हुई। और हम मिल बांट के खाएं तो वो संस्कृति हमारी हुई। और इसी संस्कृति पे और यही संस्कार पे हम लोग काम करते हैं। और ये संस्कार हमारा जो भारत देश है, और आज के डेट में जो हम लोग कुटुंब की बात करते हैं, हमारे मतलब अतिथि की बात करते हैं कि एक कहावत है कि साईं इतना दीजिए, मतलब हम भी खाएं और हमारे जो गेस्ट हैं, मतलब हमारे अतिथि हैं, वो भी भूखा न रहें। तो उस आधार पे हम लोग काम करते हैं कि अपने मिलजुल के बांट के खाते हैं या लोग सहयोग करते हैं, निश्चित रूप से हमारा देश और हमारा समाज आगे बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति हम लोगों में आपस में सद्भावना बढ़ेगी। और यही संदेश मैं देना चाहूँगा। बिल्कुल। बिहार बिहान के मंच पर आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अपनी बातें लोगों के साथ साझा करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और मैं आपका आभारी हूँ पूरे डीडी बिहार की तरफ से कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे और बिहार बिहान में आने का मौका दिया। मैं आभारी हूँ और बहुत अच्छा लगा और बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
चलिए, ये तो बातें हो गई कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। लेकिन एक वक्त हर इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब वो हताश निराश हो जाता है और उसे लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है, और एक उम्र एक बहुत बड़ी चीज़ होती है उस वक्त। आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम तो मतलब बस यही ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान मुझे मौका दें कि मैं किसी दूसरे के काम आ सकूँ। और समय से बड़ा कुछ नहीं होता है, और जो समय सोचने से कुछ नहीं होगा कि हमें क्या होने वाला है, क्या होगा। और ये कोरोना काल लोगों को समय दिखा दिया कि समय जो चाहता है वही होता है। अपने पास कितना भी इस कोरोना काल में जिनके पास बहुत सामर्थ्य थे, सामर्थ्यवान थे, वो भी लाचार हो गए। तो निश्चित रूप से हम यही ईश्वर से कामना करें कि भगवान हमें मतलब ऐसा दीजिए कि हम दूसरे को सहयोग कर सकें और दूसरे के काम आ सकें। बिल्कुल, ईश्वर इतना दे कि हम दूसरों के काम आ सकें, क्योंकि दूसरों के काम आना ही जो है परोपकार का जो धर्म, भारतीय संस्कृति की बात आप कर रहे थे, और ये भारतीय संस्कृति हमें लगातार सिखाती है कि जब आप खुद के लिए कुछ सोचते हैं, पहले परंपरा थी कि जब आप खाने की थाली आपके सामने आती थी तो हम कुछ आसपास चिड़ियों के लिए, चींटियों के लिए निकाल दिया करते थे कि उस भोजन की थाली में प्रकृति का जो अंश है, छोटे छोटे अंश हैं, उनका भी हिस्सा है, वो भी, क्योंकि इस प्रकृति को बैलेंस करने में, इस पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। आपकी बहुत अच्छी सोच है, और जिस सोच को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो काबिले तारीफ़ हैं। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही खूब तरक्की करें और लोगों के काम आते रहें, अपने व्यवसाय के ज़रिए भी और साथ ही साथ आपकी जो समाज सेवा है उसके ज़रिए भी। बहरहाल, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन बातचीत के लिए, इतनी ज्ञानवर्धक बातों के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके लिए प्रेरणा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे आज के मेहमान जिन्होंने हमें बताया कि अगर आप सोचें तो आपके लिए सब कुछ पर्याप्त है, अगर आप सोचते हैं दूसरे तरीके से तो शायद आपके लिए बहुत कुछ होने के बाद भी बहुत कुछ पर्याप्त नहीं है। जी हाँ, तो कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है दर्शकों। तो मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ कार्यक्रमों की झलकियाँ बता दूँ, क्योंकि डीडी बिहार पे जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो अनवरत है। तो आप 5:30 बजे हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन, उसे देखना ना भूलें आप। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ कि 6 बजे कार्यक्रम दिशाएँ फ़ोन इन लाइव है प्रोग्राम, जिसमें आप सीधा जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप सीधा संवाद कर सकते हैं। फ़ोन इन लाइव प्रोग्राम है मेडिकल के क्षेत्र में रोज़गार के अवसर। जी हाँ, आप इसके ऊपर फ़ोन करके डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे। और साथ ही साथ आपकी ख़तों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो आप फटाफट से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।